वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हूं। उसी प्रयास में युक्ति आईएएस के द्वारा दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस किया जाता है, जो राष्ट्रीय संस्करण का किया जाता है। आज 24 फरवरी, इसमें आज हम लोग देखेंगे पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए, जो आप लोगों का आगामी जो भी मेंस होने वाले, इंटरव्यू होने वाले, उसके लिए उपयोगी होगा। साथ ही साथ कुछ जो पीटी ओरिएंट टॉपिक होगा उसे मैं कवर करूंगा, नोट डाउन करवा दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए उपयोगी बन सके वो टॉपिक। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, जो भी चैनल पर भी नए नए जुड़े, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और जो हमारे पुराने मित्र, पुराने व्यूअर, पुराने लिसनर हैं, वो चैनल को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इसको जान सके। युक्ति आईएएस के आप लोगों के लिए बेहतर लेकर आया है। युक्ति आईएएस से जुड़ने के लिए आप लोगों को ऐप अवेलेबल है, गूगल प्ले पर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से जाकर, और साथ ही साथ वेबसाइट भी है www.yuktiias.in। तो आप इसे भी उपयोग में ला सकते हैं। और जो टेस्ट सीरीज कराए जा रहे हैं यूपीएससी, पीसीएस और साथ ही साथ गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे बैंकिंग, रेलवे, एसएससी और जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे, लेखपाल, बिहार एसआई, ग्रुप डी, सभी का तैयारी कराया जा रहा है, टेस्ट सीरीज लिया जा रहा है, उसमें आप लोग भाग ले सकते हैं। वह बहुत लो प्राइस में रखा गया है। यहाँ मात्र 10 रुपया से प्रारंभ होकर आपको 399 रुपया में 2000 टेस्ट उपलब्ध हो रहे हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के। तो आप लोग इसे ज़रूर लाभ लीजिए, ताकि और भी आप लोगों को जो तैयारी करने का जो बाधाएं उत्पन्न होती है मनी को लेकर, तो वो कम हो सके, दूर हो सके। यही हम लोगों का प्रयास है, न्यूनतम दर पर अधिकतम सेवाएं आप लोग को उपलब्ध कराना। तो आगे बढ़ते हैं। आज के पेपर में जो 24 फरवरी है, तो क्या क्या महत्वपूर्ण है उसे देखते हैं। तो सबसे पहले पेज में दाऊद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक गिरफ्तार हुआ है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में फिर चर्चा आया है। तो इस पर एक बार आप लोगों को पहले भी वीडियो बना हुआ मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित, तो उस पर वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में ही होगा, तो उस न्यूज़ को कवर कीजिए, ताकि वहाँ से बहुत सी चीज़ें आप लोगों को स्पष्ट होगी। साथ ही साथ इससे संबंधित जो मामले हैं, यहाँ पर बहुत से की पॉइंट आप लोग को दिए गए हैं, जो परीक्षा उपयोगी, उसे आप लोग कवर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आप लोगों को इसके अतिरिक्त और भी कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इंटरव्यू आप लोगों को होगा 3 से 4 महीने, तब तक ये मामला भी दब जाएगा, तब तक ये जो है ये करेंट का टॉपिक है। तो इसलिए मेंस ओरिएंट यहाँ से कुछ नहीं होगा। बस हाँ, नीचे में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कुछ बातें की गई, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, नेक्स्ट है यहाँ फिर आप लोगों को ये कवर देखनी है, यूक्रेन में घुसी रूस की सेना। तो इस पर नज़र बनाए रखिए, क्या है। कल मैंने लास्ट वीडियो में भी इस पर चर्चा किया है। आने वाले फाइनल जो टच होगा, इसको फाइनल जो इस टॉपिक को टच दिया जाएगा, उस दिन सारे चीज़ों को कवर कर लिया जाएगा। तो आप लोग नज़र बनाए रखिए, ताकि आगे जो भी आने वाली चीज़ें हैं उसको स्पष्ट किया जा सके। नेक्स्ट है, ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर, क्या जैसे केंद्र सरकार, जैसे माल्या है, नीरव मोदी है, चौकसी है, उससे 18,000 करोड़ जब्त किए, बैंक को लौटाए केंद्र सरकार ने, यह सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही है। तो ये क्या है, इससे संबंधित चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले, जैसे तुषार कुमार जो अभी सॉलिसिटर जनरल हमारे हैं, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी गई कि हम लोग अभी तक कितने 18,000 करोड़ इन लोगों से जो भी धोखाधड़ी बैंक से संबंधित किए थे, उनसे बैंक को वसूल जब्त की गई है संपत्ति, और बैंकों को उसको लौटाया गया। तो इससे संबंधित बहुत से मामले आप लोगों को देखने को बार बार चर्चा में आता है। तो इसमें कोर्ट में आप लोगों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की चर्चा की गई है। तो ये क्या होता है, अभी हम लोग विशेष की नोट में देखेंगे। साथ ही साथ जब भी मनी लॉन्ड्रिंग की बात आएगी, तो ये एक्ट जो चर्चा में है, वो बार बार आप लोगों को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे संबंधित क्या है, तो कुछ बातें, आंकड़े आप लोगों को यहाँ देख लेने हैं। जैसे अभी तक अदालत में जो पेंडिंग केस है, उसमें 67,000 करोड़ के मामले पेंडिंग है। तो ये आप लोगों को महत्वपूर्ण एक डाटा यहाँ से मिलता है। आप लोग आंसर राइटिंग में अभी तक इसे शामिल कर सकते हैं, इस डाटा को। साथ ही साथ जो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में 5 वर्षों में 2016-17 से लेकर 20-21 तक की गई है, मेहता के द्वारा जो ब्यौरा दिया गया है, जिसमें 33 लाख FIR दर्ज किया गया, जिसमें से
2186 मामलों की जांच की गई है। तो ये सब डाटा आप लोग पुट कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, जिस जहां उपयोगी हो, यह डाटा जरूर पुट कीजिए, क्योंकि यह सॉलिसिटर जनरल के द्वारा दिया गया आंकड़ा है और सुप्रीम कोर्ट में दिया गया आंकड़ा है, तो यह आंकड़ा आप लोगों के लिए उपयोगी बन जाता है। साथ ही इस मसले में कुछ बातें की गई है कि जो हमारे इस कोई वरिष्ठ वकील इस पर पेशी दलीलें कर रहे हैं कि एक्ट में कुछ संशोधन करना चाहिए, बचाव का कारण यह एक्ट है। तो इससे संबंधित कुछ बातें देखते हैं, जिसमें कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी शामिल, ये बहुत जाने माने वकील माने जाते हैं। तो यहाँ पर उनके द्वारा कुछ कड़ियाँ बताई गई है। तो आप लोग इस एक्ट के ड्रॉबैक में ये चीज़ें लिख सकते हैं। तो आप लोगों के लिए मेंस ओरिएंट आप लोगों को टॉपिक यहाँ से कवर होता है। जैसे जमानत की कड़ी शर्तें यहाँ पर लागू की गई है, गिरफ्तारी का आधार नहीं बताना, इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के संबंध में कुछ दिए गए बिना व्यक्ति को गिरफ्तारी की जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा का विस्तार, कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो परिभाषा है इस एक्ट में उसे और विस्तारित किया जाए और जांच के दायरे में लाए, जांच के दौरान आरोपित व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान के मुकदमे के दौरान साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाए, जो आरोपित व्यक्ति द्वारा बयान दिया जा रहा है उसे साक्ष्य के रूप में भी उपयोग में लाया जाए, ऐसा इनके द्वारा बोला गया है, इस आलोचना के तौर पर की गई है। तो इससे संबंधित जो ड्रॉबैक है इस एक्ट के तहत, तो आप लोग इसे शामिल कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ मामले हैं देश के साथ जो प्रतिवर्ष जांच किए जा रहे हैं, तो ये आंकड़े आप लोग उपयोग कर सकते हैं इस संदर्भ में, मेंस के आंसर राइटिंग में, प्लस इंटरव्यू में भी ये सब आंकड़ा आप लोग प्रस्तुत कर सकते हैं जब ये इससे संबंधित क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं इससे की नोट्स क्या हो सकता है मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट। तो मनी लॉन्ड्रिंग सबसे पहले क्या है, यह आपसे पूछा जा सकता है मेंस और इंटरव्यू दोनों जगह। और ये मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है और क्लियर कस्ट को इंटरव्यू के प्रश्न होते हैं। यहाँ से अगर जब भी ये सब मामले आएंगे तो सबसे पहले आपसे इंटरव्यूअर यही प्रश्न पूछेगा, मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या, ये समझाइए। तो मनी लॉन्ड्रिंग या तो भारत में इसे हवाला के नाम से भी जाना जाता है, इसे हवाला ही भारत में कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग एक डिक्शनरी शब्द है जिसे एक्ट में यूज़ किया गया, पर अमूमन अब बात की जाए तो हवाला शब्द का प्रयोग अधिक किया जाता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके में कमाए गए धन के रूप में दिखाने से होता है, या परिवर्तित करने का तरीके में जो उपाय किए जाते हैं उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धन को छुपाने का एक तरीका है, या एक तरीका भी है मनी लॉन्ड्रिंग, कैसे धन किसी अवैध धन को या काले धन को छुपाया जाए, तो उस प्रक्रिया को मनी लॉन्ड्रिंग का रूप दिया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से धन के ऐसे कामों और निवेशों में लगाया जाता है जो जांच के लिए एजेंसियां भी धन के मुख्य सोर्स का पता नहीं लगा पाती है। तो यही मनी लॉन्ड्रिंग है। मुख्य रूप से यह कहा जाए आपके हेरा फेरी जो आपका धन है उसका हेरा फेरी के तरीका कितने हैं, रास्ते कितने हैं, और उसे वाइट मनी के रूप में किस तरह कन्वर्ट किया जाए, इससे संबंधित आपको एक पिक मैंने फ़ोटो टेलीग्राम चैनल पर सेंड किया, उसे यहाँ से टाई अप करके देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ इस नोट में पिक्चर ऐड नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है स्थितियाँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को मैं टेलीग्राम पर ही सेंड कर दे रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर इस टॉपिक को वहाँ से मिला लीजिएगा। उस पिक्चर को देखिएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग कितने रूपों में किन किन आधारों पर किए जाते हैं। तो जो व्यक्ति धन के हेरा फेरी करता है उसे लॉन्ड्रर कहा जाता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हो जाता है। पीटी ओरिएंट लॉन्ड्रर शब्द किस, जैसे आपको पूछा जाता है बुलर और बूटर क्या होता है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा, तो यहाँ भी यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट है मनी लॉन्ड्रिंग में अवैध माध्यम से कमाया गया काला धन सफ़ेद होकर असली मालिक के पास वैध मुद्रा के रूप में लौट आता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो आपका काला धन है इस प्रक्रिया में वैध होकर वाइट होकर आपके जो वैध मालिक है जिसका मालिक है उससे पहुंच जाता है। तो इसके लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। 3 चरण में यह प्रक्रिया की जाती है। लॉन्ड्रिंग की जो प्रक्रिया है, मनी लॉन्ड्रिंग की जो प्रक्रिया है वो 3 चरण में की जाती है। पहला तो प्लेसमेंट किया जाता है, कहाँ पुट करना है, उसके बाद लेयरिंग की जाती है, किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जाएगा, इस पैसे का अवैध काले धन का किस रूप से लेयरिंग हो, कितने वर्गों में इसे बांटा जाए, और लास्ट में एकीकरण, वैध मालिक को वाइट पैसे रूप में एकीकरण विभिन्न सोर्सों से कैसे एक सोर्स पर पहुँचाने के लिए
के लिए नियम बनाए जाए, वो प्रक्रिया अपनाया जाए। तो ये 3 प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित ये 3 शब्द आपको देख लेने हैं। नेक्स्ट, भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कानून कौन से हैं? तो पहले तो आपको एक्ट, ये 2002 का एक्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग कानून 2001, प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है उसके लिए। लेकिन इसमें 3 बार संशोधन किए गए, 2005, 2009, 2012। तो जो अंतिम रूप से हुआ है वो 2012 में, आखिरी संशोधन 2013 में किया गया। जो आखिरी संशोधन उसका था 2013 में, राष्ट्रपति की अनुमति मिली। यह कानून 15 फरवरी से लागू हो गया है 2013 से। तो इससे संबंधित चीज़ें आप लोगों को पीटी ओरिएंट पूछा जा सकता है। इस संशोधन में इस अधिनियम पी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PMLA एक्ट बोला जाता है, प्रिवेंशन मनी एक्ट जो बोला जाता है, तो इससे संबंधित आप लोगों को प्रश्न यहाँ से कुछ पूछे जा सकते हैं। जैसे अपराधों की सूची में धन को छुपाना, अधिग्रहण, कब्जा, धन का क्रिमिनल गतिविधियों का उपयोग इत्यादि को शामिल किया। इस अधिनियम कुछ शब्द सूची जोड़ी गई। इससे पहले इन शब्दों का वर्गीकरण नहीं किया गया था। तो अधिग्रहण क्या होगा मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, छुपाना स्थिति क्या है, कब्जा किस रूप से है, धन का क्रिमिनल गतिविधि क्या है। तो इससे इस एक्ट के तहत, एक्ट 2002 हुआ है, उसमें आपको संशोधन जो किए गए, विभिन्न संशोधन किए गए, उसमें इन शब्दों को स्पष्ट किया गया है। PMLA एक्ट जो 2002 है, इसमें RBI, सेबी, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण जो संस्था है IRDA, इसके लिए इस एक्ट के तहत लाया गया। तो देखिए कितना विस्तृत है। जो आर्थिक जो गतिविधियों से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं, उसको इस एक्ट के तहत अधिकार दिए गए हैं, उनसे संबंधित मामलों की जांच कर सकता है। इस अधिनियम के प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों, म्यूचुअल फंडों, बीमा कंपनियों, उनके वित्तीय माध्यमों पर लागू होते हैं। तो देखिए कितने महत्वपूर्ण एक्ट होता है। जितना भी आपको आर्थिक गतिविधि होता है देश में, उससे संबंधित जो भी संस्थाएं हैं, उनके मामलों को जांच करने की शक्ति इसे दिया जाता है। अब नेक्स्ट है, जब भी इसकी मनी लॉन्ड्रिंग की चर्चा होगी, या अवैध मनी की चर्चा होगी, काला धन की चर्चा होगी, या भ्रष्टाचार की चर्चा होगी, आर्थिक भ्रष्टाचार की, तो यहाँ पे ED प्रवर्तन निदेशालय की बात प्रारंभ हो जाती है। तो प्रवर्तन निदेशालय क्या है, इसके संबंध में हम लोग देख लेते हैं। यह एक बहुअनुष्ठानात्मक संगठन है और वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का हिस्सा है या राजस्व विभाग के तहत कार्य करता है। तो सबसे पहले पीटी में प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आप लोग तैयार हो जाइए इसे देने के लिए। नेक्स्ट आप लोग यहाँ से पूछा जा सकता है, जैसे एक सेकेंड आ जाइए। हाँ, नेक्स्ट आप लोग यहाँ से पूछा जा सकता है कि यह 2 विशेष कानूनों के साथ कार्य करता है, जैसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा। इस पर विस्तृत चर्चा आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जाके इस एक्ट को देख लीजिए, क्योंकि इस पर विस्तृत चर्चा की गई। ये एक्ट क्या है, फेमा एक्ट क्या है। एक सेकेंड थोड़ा सा इशू हो जाता है यहाँ पर। फेमा एक्ट क्या है, इसके बनाने की क्या प्रक्रिया रही है, यह क्यों महत्वपूर्ण है, यह एक्ट यह किन किन मामलों की जांच करता है, इसके तहत कौन कौन सी गतिविधियां शामिल की जा सकती है, संस्था को क्या अधिकार प्राप्त है, इस एक्ट के तहत कितनी उन्मुक्तियां दी गई, सजा के क्या प्रावधान है, सभी पर चर्चा आप लोगों को मिल जाएगा। प्ले लिस्ट पर जाइए और फेमा आपको सर्च कीजिएगा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, उससे संबंधित जांच आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। आप लोग जरूर देखिए उसे जाके प्ले लिस्ट में। नेक्स्ट है धन रोकथाम अधिनियम जो 2002 है, PMLA, जिसकी चर्चा आर्टिकल में की गई है, तो इससे संबंधित कार्य करता है। तो आप लोग को ED 2 मामलों से मनी लॉन्ड्रिंग के संबंधित अधिकार प्राप्त है। कौन, एक फेमा एक पाल्मा, ये PMLA। तो इससे संबंधित आपको देखना है। सीधी भर्ती द्वारा कर्मियों की नियुक्ति के अलावा निदेशालय प्रतिनियुक्ति पर विभिन्न जांच एजेंसियों, सीमा शुल्कों, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर, पुलिस आदि विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो यह इसका एक नियुक्ति अधिकार भी प्राप्त है कि उन किन किन मामलों, किन किन स्थानों पर नियुक्ति कर सकता है। अधिकार और शक्ति क्या प्राप्त है ED को, तो वो भी देख लेते हैं। यह एक बहुआयामी संगठन के रूप में निदेशालय को 2 कानूनों को लागू करता है। तो ये कानून आप देख ही रहे हैं, एक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा,
यह एक नागरिक कानून है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पीटी से प्रश्न आपको पूछ सकता है, इंटरव्यू में प्रश्न पूछ सकता है कि विदेशी मुद्रा जो अधिनियम है, जो फेमा अधिनियम, वो किस प्रकार का कानून है, आपराधिक कानून है या नागरिक कानून है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, यह नागरिक कानून है जो निदेशालयों को अर्ध न्यायिक शक्तियाँ देता है। अर्ध न्यायिक शक्ति देने का अर्थात वैसी शक्तियाँ जिसमें आपको पूर्णतः अंतिम न्यायिक अधिकार देने का नहीं है, उसे अर्ध न्यायिक शक्ति कहते हैं। या सिंपल शब्दों में कहा जाए, जिन मामलों में मृत्यु दंड का प्रावधान शामिल नहीं किया जाता है उसे अर्ध न्यायिक शक्तियों में शामिल किया, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि मृत्यु दंड से संबंधित आप अधिकार दे, इसलिए उसे पूर्णतः न्यायिक अधिकार प्राप्त है। तो ये मामला आप लोगों को ध्यान रखना है, इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और भी अर्ध न्यायिक शक्तियों की चर्चा विशेष रूप से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो विस्तृत अर्ध न्यायिक शक्तियाँ क्या है, किन किन मामलों में अर्ध न्यायिक शक्तियाँ चिन्हित होती है और न्यायिक शक्तियाँ क्या है, इससे स्पष्ट अंतर आप लोग को देखा जा सकता है। तो वीडियो जरूर देखिए, प्लेलिस्ट का बहुत सी चीज़ें आप लोग सीखिएगा। नेक्स्ट है, यह निदेशालय विनिमय नियंत्रण कानून संदिग्ध जो उल्लंघनों की जांच करने के साथ दोषी पर जुर्माना लगाने की शक्ति भी देता है। यह एक्ट विदेशी मुद्रा प्रबंधन जुर्माना लगाने का अधिकार देता है, अर्थात से अर्धन्यायिक शक्ति प्राप्त है। धन शोधन निवारण अधिनियम क्या है, जो PMLA की चर्चा की जा रही है। यह एक आपराधिक कानून है, ध्यान रखिएगा, यह एक आपराधिक कानून है। PT में प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। जो निदेशालयों के अधिकारों अंतिम रूप से जांच पड़ताल करने, पूछताछ करने, जुर्माना लगाने का अधिकार देता है। तो यह क्या करता है, जांच पड़ताल की शक्ति देता है यह अधिनियम। नेक्स्ट है, इसमें पूछताछ भी कर सकते हैं संबंधित एजेंसियों से, संबंधित व्यक्तियों से, संबंधित संगठन से। जुर्माना भी लगा सकता है यह इस एक्ट के तहत ED। तो यह मामला बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह एक्ट तो आपराधिक रूप से जुर्माने का प्रावधान भी लगा सकता है। इसमें मेंस के प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, या इंटरव्यू में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है आप लोग स्पष्ट कीजिए। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने संबंधित संस्थाओं के पास किन किन शक्तियों के रूप में, किन किन रूपों में शक्तियाँ प्राप्त है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। जब मेरे इंटरव्यू में यह पूछा गया था कि जैसे मैं NGO से वर्क करता हूँ, तो वहाँ पर मुझे अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग की राशि है उसके संबंध में कुछ प्रश्न पूछे गए थे। तो वहीं पर मुझसे मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्सेप्ट पूछा गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग भी क्या एक समस्या है इस संबंध में। तो इसके संबंध में मैंने वहाँ पर कुछ कारण स्पष्ट किया थे, मनी लॉन्ड्रिंग को स्पष्ट किया था, मनी लॉन्ड्रिंग और NGO का संबंध भी स्पष्ट रूप से बताया था। तो इससे संबंधित आपको देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इंटरव्यू में प्रश्न कहाँ से आते हैं ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका प्रश्न जो अभी पढ़ रहे हैं वो ही आ जाए, या जो नहीं पढ़े वो नहीं आ सकता है। तो इसलिए सारे जो भी पॉइंट बताए जाते हैं जिसे मैं नोटिफाई कर देता हूँ, जो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मेरे फ्रेंड सर्किल के साथ जो एक्सपीरियंस गेन किया हूँ, वो उसी आधार पर मैं बताता हूँ कि मेंस का टॉपिक कौन है, इंटरव्यू का टॉपिक कौन सा है, आप लोग का बन सकता है। यहाँ से प्रश्न इंटरव्यू में किए जा सकते हैं और इस प्रकार के प्रश्न अचानक पूछे जाते हैं जिस पर आपका कोई नोट तैयार नहीं होता है। बस आप समग्र ज्ञान जो होता है उसी के आधार पर आप बता सकते हैं कि हाँ यह कॉन्सेप्ट क्या है। तो इससे संबंधित आप लोगों को करना है। इसका आंसर राइटिंग आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के नाम से युक्ति IAS का। तो आप लोग वहाँ पर आप उस लिंक से जुड़ जाइए और वहाँ अपना आंसर राइटिंग सेंड कीजिए। वहाँ मेरे द्वारा जो भी होगा रिव्यू आप लोगों को करके दिया जाएगा और आपका जो आंसर राइटिंग को समृद्ध बनाइए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है, एक सेकंड, कुछ एरर होता है, इसी के लिए थोड़ा सा आज है ना पेपर में कुछ एरर दिखा रहा है। अब एक PT ओरिएंट आप लोगों को प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि विश्व का पहला ऐसा दिल्ली मेट्रो हो गया जो ऑन रियल टाइम नेटवर्क आप लोग उपलब्ध करा रही है, जिसमें जो वेबसाइट और नवीनतम ऐप जारी किया गया है दिल्ली मेट्रो के द्वारा, जो आपको ऐप के माध्यम से अलर्ट जारी किया जाएगा कि जो अगला स्टेशन कौन है, किस रूप से वो उपयोग में है। तो यह आपको PT ओरिएंट प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। विश्व का पहला ऐसा मेट्रो नेटवर्क कौन है जो
स्टेशन के ऐप के माध्यम से स्टेशन अलर्ट की सुविधा उपलब्ध कराता है। स्टेशन का अलर्ट जो होता है उससे संबंधित सुविधा उपलब्ध कराता है, तो यह आप लोगों को देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है आप लोग को यहाँ पर आप लोग को यह आज टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया है। कुतुब मीनार के परिसर विवादित ढांचा, मंदिर कम मंदिर अधिक दिखता है। इसके संबंध में एक आर्टिकल छपा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है क्योंकि हमारे जो भारतीय जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर जो मेडावल पीरियड का बहुत से स्थलाकृति ऐसी थी जिस पर पुराने स्थलाकृतियों पर निर्माण किया गया है, उसको पूर्ण निर्माण करने की आवश्यकता है। इतिहास में कुछ ऐसे गलत तथ्य सामने उभर लिखे गए हैं जो किसी भी रूप से वर्तमान रूप से प्रासंगिक नहीं है। अगर किसी शासन काल में किसी शासक वर्ग के द्वारा भारतीय संस्कृति पर अपने संस्कृति का थोपीकरण किया गया है या अपने वर्चस्व को कायम किया गया है तो यह बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। हमें अपने इतिहासों के उन सामग्रियों को संजोने की ज़रूरत है जो हमारे विरासत के रूप में अनंत काल से आ रही है। तो इसी क्रम में यह आप लोग के एथिक्स के पेपर में या तो हिस्ट्री के जो कला संस्कृति है वहाँ पर आप लोग को यहाँ से प्रश्न यूपीएससी में पूछा जा सकता है। तो यहाँ आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो यह आप लोग को ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत से प्रश्न कुतुब मीनार के संबंध में दिए गए हैं, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर सेंड किया हुआ है, तो आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा क्या क्या है। जैसे कुतुब मीनार इस्लाम मस्जिद का बना हुआ ढांचा, मस्जिद कम और मंदिर अधिक दिखता है। क्यों दिखता है? यहाँ पर बौद्ध और जैन और हिंदुओं की जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्पष्ट रूप से देखी जाती है। जो भी व्यक्ति कुतुब मीनार का विजिट किया होगा उन्हें आभास हुआ गया यह कोई मुस्लिम साक्ष्य नहीं है, बल्कि यह हिंदू जैन की उपलब्ध साक्ष्य है। तो स्पष्ट रूप से इन चीज़ों पर केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए यह नहीं जरूरी है कि विरासत जो भारत की विरासत है उसे कोई और रंग दिया जाए। तो इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि इन सब मामलों पर न्यूट्रल होकर दोनों धर्म विशेष के लोगों को आगे आने चाहिए और उन ऐतिहासिक साक्ष्य को हमें न्यूट्रल होकर लोगों के सामने लाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो विरासत है समृद्ध विरासत है और साझा विरासत है। इसलिए सभी लोगों को इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना है। और जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, पीसीएस एस्पिरेंट है, उनको तो खासकर इन मामलों पर न्यूट्रल होकर कार्य और गतिविधि करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर बहुत से मामले आप लोग को ऐसे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अंडरलाइन जो भी किया हुआ आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा कब बनाया गया है। जैसे 1192 में बनाया गया है। 27 हिंदू और जैन यहाँ पर साक्ष्य इसका शिलापट यहाँ पर प्राप्त हुआ, जहाँ पर यह स्पष्ट बताया गया है कि यह 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। तो इससे संबंधित जो भी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा और आगे देख चलिए। चले आगे की न्यूज़ में हम लोग देखेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अचानक बदलाव से मुक्त है भारत और फ्रांस का संबंध, जयशंकर के द्वारा कहा गया है। साथ ही जो डायलॉग हो रहे हैं उससे संबंधित कुछ बातें यहाँ की नोट्स दिया गया है। जो न्यूज एनालिसिस का जो पेज आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड किया गया उसके अंडरलाइन को जरूर पढ़ लीजिएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग इस पर की नोट्स देख लेते हैं क्या है। भारत फ्रांस सामरिक संबंध क्या है? तो इसके संबंध में बहुत सी चीज़ें आप लोग को मेंस और इंटरव्यू में देखने को मिलेगा। हालांकि मेंस के संबंध में आप लोग को ज़्यादा यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत शीत युद्ध की समाप्ति के बाद फ्रांस उन प्रथम देशों में से है जिसने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की हस्ताक्षर किया था, कि प्रथम देश था जो भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए आगे बढ़ा। फ्रांस उन देशों में भी शामिल है जो 1998 में भारत के परमाणु हथियार जो परीक्षण किया था समर्थन देने वाले देशों में एक है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण है इसके पीटीओ फैक्ट से। और जो भी चीज़ें हैं, रक्षा उपयोग के संबंध में भारत के मंत्री स्तरीय रक्षा वार्ता आयोजित करता है प्रति दोनों देश। साथ ही दोनों देश की तीनों सेनाएं होती हैं, जैसे थल सेना, स्थल सेना, नौ सेना, उसके समांतराल पर रक्षा अभ्यास किया जाता है। जैसे अभ्यास शक्ति स्थल सेना में की जाती है और अभ्यास वरुण नौ सेना में और अभ्यास गरुड़ वायुसेना के लिए। तो 3 अभ्यास किए जाते हैं भारत और फ्रांस के बीच। तो ये तीनों कौन कौन से हैं? शक्ति, वरुण, गरुड़। और ये किन किन क्षेत्रों में? स्थल सेना, नौसेना, वायुसेना में किए जाते हैं। एयरफोर्स, नेवी और आर्म्स फोर्स जो है उनके द्वारा।
नेक्स्ट है नोट, आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर फ्रेंच राइफल का बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान जो है, आप लोग यह राफेल हमेशा चर्चा में रहा विगत 2 वर्षों में, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह फ्रांस के द्वारा ही दिया गया है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मामले में दोनों देशों के बीच क्या संबंध है? जैसे 2005 से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व्यवस्था भारत के बाद जो मडगांव डॉकयार्ड के 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। इस पर प्ले लिस्ट पर वीडियो बना हुआ है, कौन कौन से स्कॉर्पियन का श्रेणी के जो निर्माण फ्रांस के द्वारा किया जा रहा है भारत के इस शिपयार्ड पर, तो इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा जाकर, वहाँ पर विस्तृत चर्चा की गई है। फ्रांस अपनी कंपनी के साथ अनुबंध किया है इस मडगांव जो डॉकयार्ड है स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बियाँ निर्माण कर रहा है भारत, उसमें दोनों देशों के पारस्परिक लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट भी है। तो यह महत्वपूर्ण हो जाती है। लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट के प्रावधान के संबंध में समझौते की हस्ताक्षर किए गए हैं, तो इसके संबंध में भी आप लोग को चर्चाएं देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है यह समझौता नियमित पोर्टकॉल जो होते हैं के साथ साथ मानवीय सहायता, आपदा राहत के अंतर्गत अन्य देशों के युद्धपोतों, सैन्य विमानों एवं सैनिक के लिए ईंधन जो होता है उपकरणों, ईंधन, राशन, उपकरण के बर्थिंग और रख रखाव पुनः पूर्ति के लिए सुविधा मदद करता है या करेगा, इससे संबंधित लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट किया गया है। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय सेना अगर भारतीय नेवी जो है, भारत की नेवी सेना जब अगर कोई विजिट करती है किसी की समुद्री मार्ग में, और जहाँ पर फ्रांस के बेड़े हैं, फ्रांस का बेड़ा स्थित है विश्व के विभिन्न जगहों पर, तो वहाँ पर यह लॉजिस्टिक सपोर्ट ले सकता है। नेक्स्ट है हिंद महासागर क्षेत्र में साझा हित क्या है, सामरिक हित क्या है दोनों के, या फ्रांस के साझा हित क्या है, इसके संबंध में कुछ बातें देखने को मिलता है। जैसे फ्रांस को अपने औपनिवेशिक क्षेत्रीय संपत्ति जैसे यूनियन द्वीप यह बहुत होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट में बॉक्स में बताइए यह द्वीप कहाँ स्थित है वर्ल्ड मैप पर, आप लोग जरूर बताइए। इसके आसपास के द्वीप कौन है, किस महासागर में स्थित है, और हिंद महासागर के भारतीय क्षेत्र में पड़ने वाले इसके प्रभाव की रक्षा करने के लिए आवश्यक है यह सामरिक जो साझा सामरिक हित है उसके संबंध में। नोट आप लोग को याद रखना है, फ्रांस हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का जो IOR है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य बना था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। यह प्रथम ऐसी घटना थी जो कोई ऐसा देश जिसकी मुख्य भूमि हिंद महासागर में नहीं है उसने IOR की सदस्यता ली थी। तो आपको PT ओरिएंट प्रश्न यहीं से प्राप्त हो जाते हैं कि विश्व का कौन ऐसा देश है जो हिंद महासागरीय क्षेत्र का देश न होते हुए भी इस संगठन का सदस्य है, तो यह फ्रांस ही है। तो समझ सकते हैं भारतीय दृष्टि से यह कितना महत्वपूर्ण देश हो सकता है जो उस क्षेत्र का ना हो फिर भी उसे सदस्यता दिया गया है, उसे सदस्यता प्राप्त है। आतंकवाद विरोधी नीति क्या है फ्रांस की भारत के संदर्भ में? तो फ्रांस ने आतंकवाद पर वैश्विक सम्मेलन के लिए भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया। जब भी भारत इन मामलों पर अपना प्रस्ताव लाता है भारत सपोर्ट करता रहा है। तो इससे संबंधित चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। दोनों देश ने एक नए नो मनी फॉर टेररिज्म के संबंध में कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, जिसमें फाइटिंग टेररिस्ट फाइनेंस जो है उससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन का समर्थन करता है। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको किसी प्रकार का फंडिंग के संबंध में निर्णय बनाने की बात करता है, उसको देख रेखाव से संबंधित स्पष्टीकरण के लिए बैड टेररिज्म गुड टेररिज्म के संबंध में भी अपनी बातों को स्पष्ट करता है। तो दोनों देश साझा चलते इस संबंध में। नेक्स्ट है फ्रांस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी क्या है, फ्रांस किस नज़र से देखता है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को? तो इससे संबंधित कुछ बातें हैं। जैसे फ्रांस ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए रेसिडेंस पावर के तौर पर अपनी निरंतर प्रतिबद्धता स्पष्ट की है। इस क्षेत्र में हेतु अपनी रणनीति के प्रमुख स्तंभ के रूप में भारत की साझेदारी पर जोर दिया है। तो यह जब भी बात की जाएगी फ्रांस इंडो पैसिफिक के संबंध में तो रेसिडेंस पावर की भी चर्चा की जाएगी। तो यह क्या होता है रेसिडेंस पावर? रेसिडेंस पावर वो पावर होता है जो जिसके पास विश्व के किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में क्षेत्रीय उपस्थिति नहीं होती है, लेकिन फिर भी उस क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय रणनीति में एक शक्ति के रूप में स्थापित है। अर्थात हिंद महासागर में फ्रांस का कोई भी
साझा बाउंड्री साझा नहीं होता है, फिर भी हिंद महासागर में एक स्पष्ट अपना वर्चस्व रखता है, वर्चस्व नहीं कही अपना स्थान रखता है। तो इसके लिए ही रेसिडेंस पावर के रूप में इसकी चर्चा की जाती है। और इस पर आप लोगों को एक मैप मैंने शेयर किया है टेलीग्राम चैनल पर, उससे ज़रूर आप लोग फॉलो कीजिएगा, देखिएगा क्या है वो चीज़ उससे संबंधित। नेक्स्ट है आप लोगों को यहाँ पर यूरोपीय जो वर्ष 2022 के प्रथम छमाही होगा उसमें यूरोपीय संघ के फ्रांसीसी प्रेसिडेंट ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ के जुड़ाव को आकार दिए जाने की उम्मीद जताई है। इस पर और भी प्रगति होने की बात की है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इंडो पैसिफिक रीजन में। आपको मेंस प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, जैसे भारत की फ्रांस पे जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी नीति क्या है, उसमें भारत इस संदर्भ में भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक संबंधों को स्पष्ट करे। तो यह पैसिफिक नीति क्या है, इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसी को ध्यान में रखकर अपने आंसर को राइट डाउन कीजिए और टेलीग्राम चैनल पर आप लोग सेंड कीजिए, वहाँ मेरे द्वारा रिव्यू किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को देखते हैं क्या है। पीटी ओरिएंट आप लोगों को समान नागरिक संहिता पर आप लोग चर्चा किया जा चुका है। लास्ट वीडियो आप लोग जाके जरूर देखिए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर समान नागरिक संहिता के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई है जो जरूरी है। पॉक्सो मामले में प्रेम संबंध की जमानत आधार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है। तो इससे संबंधित झारखंड का यह मामला है, तो इससे संबंधित आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पर अंडरलाइन कर दी गई है। तो आप लोगों को जो टेलीग्राम सेंड किया गया, टेलीग्राम पर जो इस न्यूज़ पेपर का जो पीडीएफ सेंड किया गया उस पर यह अंडरलाइन किया हुआ है। तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा क्या है नहीं है, इससे संबंधित कुछ चीज़ें पॉक्सो एक्ट के तहत। और पॉक्सो एक्ट पर प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है, तो आप लोग पॉक्सो एक्ट को जरूर देखिएगा, यह महत्वपूर्ण एक्ट है। नेक्स्ट है आप लोगों को नीचे आ जाना, यहाँ पर भी राजनीति थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं। यूपी पीसीएस वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा यहाँ देता है। अगर कोरोना नहीं आता, बाधा नहीं होती तो विकास भरता और फराटे यूपी में, ऐसी बातें की गई है। डाटा कुछ दिया गया है, जैसे प्रत्येक वर्ष का डाटा 17 से लेकर 22 तक का आंकड़ा दिया गया है। कितना आकार का बजट बढ़ा है, फिर पूंजीगत व्यय क्या हुआ, राजस्व व्यय कितना हुआ है, घरेलू उत्पादन कितना हुआ, इससे संबंधित आप लोग को आंकड़ा दिया गया जो यूपी पीसीएस स्टूडेंट के लिए जो मेंस होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, और पीटी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। साथ ही प्रति व्यक्ति आय के संबंध में भी डाटा कुछ स्पष्ट किया गया है। जैसे अभी यूपी के प्रति व्यक्ति आय 2020-21 पर कितना है, 65,338 रुपया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं पीटी में। तो ये आंकड़ा को आप आंकड़े जो दिए गए हैं उसे मेंस राइटिंग में भी उपयोग कर सकते हैं। जब आपसे विकास के जो पूछा जाएगा प्रश्न, विकास से संबंधित कोई भी होगा, आर्थिक विकास से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा तो उससे आप लोगों को पूछा जा सकता है। और जो इकोनॉमी का पार्ट का प्रश्न है वहाँ से आप लोग ये जो डाटा है उसे आप लोग यूज कर सकते हैं और बहुत ही उपयोगी यूपी पीसीएस वालों के लिए। तो इस डाटा को जो आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा, यूपी पीसीएस वाले स्टूडेंट जो भी होंगे। नेक्स्ट है आप लोगों को नीचे आ जाना है और न्यूज़ में क्या है देख लेते हैं। इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा। कल आपको पीएम का संबोधन भी आया था, उस वीडियो को यूट्यूब पर जरूर देखिएगा। बहुत सी चीज़ों को स्पष्ट किया गया है, तो ये सब चीज़ों को आप लोग नज़र बनाए रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर 2 दशक में 7.5 लाख होगी प्रति व्यक्ति आय, मुकेश अंबानी के द्वारा यह कहा गया है। जो जाने माने भारत के जो बिजनेसमैन है उनके द्वारा कुछ आंकड़ा दिया गया है जो वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अभी वर्तमान में $2,000 से बढ़कर $10,000 हो जाने की संभावना है विगत 20 वर्षों में। तो आय बढ़ेगा, लोगों का साधन भी बढ़ेगा, तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। तो वर्तमान में भारत के प्रति व्यक्ति आय कितना है, जो $2,000 से कम है, मात्र $2,000 है। जो $38,000 की तुलना जो यूरोपीय कंट्री है उसका $38,000 होता है प्रति व्यक्ति आय। तो उससे कितना कम है सोच के देखिए, और चीज़ें और भी स्पष्ट करने की बात है। हम लोग बहुत से चीज़ों में भी फंसे हुए हैं, पौराणिक गतिविधियों में, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है और हमें समृद्ध राष्ट्र बनने के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। साथ ही 30-32 तक भारत दुनिया विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बनकर उभरेगा। यह लक्ष्य भी भारत का 30 तक क्या है, लक्ष्य सभी लोग जान रहे हैं, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का। तो इससे निकल जाएगा, जिसमें यूरोपीय कंट्री को पीछे छोड़ेगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत किस दिशा में कार्य करेगा। तो आप लोग इस संबंध में कुछ डाटा आप लोग को ध्यान रखना है,
क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में नकेल कसेगी, विज्ञापन पर नकेल कसेगा, इससे संबंधित कुछ बातें की गई है। तो आप लोगों को ध्यान रखने की बात है कि प्रश्न कहाँ से पूछा जा सकता है। तो चलिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्रिप्टो करेंसी और NFT जो होता है, नॉन फंजिबल टोकन जो होता है, से जुड़े विज्ञापनों पर भारत विज्ञापन मानक परिषद के द्वारा नकेल कसी गई। यह आंकड़ा 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। यह जो नीति अपनाई गई है परिषद के द्वारा नकेल कसने की, वह 1 अप्रैल से लागू हो जाए। जो विज्ञापन देने वालों को यह बताना होगा कि अनिवार्य होगा कि अत्यधिक जोखिम और बिना नियमन वाले उत्पाद कौन से हैं या नहीं है, इससे संबंधित विज्ञापन मानक परिषद के द्वारा यह कहा गया है कि मुद्रा जैसे शब्दों को नहीं कर सकेंगे प्रयोग। तो कुछ शब्दों का प्रयोग अब नहीं किया जा सके इन क्रिप्टो करेंसी और जो NFT जो होता है, नॉन पॉसिबल जो पंजिबल टोकन होता है, उससे संबंधित कुछ शब्दों जैसे मुद्रा, प्रतिभूतियाँ, कस्टोडियन और डिपॉजिटरी जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे इस विज्ञापन में। और साथ ही साथ 12 महीने से कम अवधि के रिटर्न को भी विज्ञापन में दिखाया नहीं जा सकेगा। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। PT और पैक्ट से आप लोगों से प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। PT में क्रिप्टो करेंसी भ्रामक विज्ञापन में किन शब्दों को प्रतिबंध किया गया है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रखने की योग है। आप लोग को यह आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहिए। इस आर्टिकल में मैंने अंडरलाइन कुछ शब्दों को किया है। तो PDF जो मिला है आप लोग इसे कवर कर लीजिएगा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की समस्या बढ़ाने वाला है यूक्रेन संकट। तो किस रूप से यूक्रेन संकट किस रूप से आगे बढ़ा, क्या यह नया विवाद या पुराना विवाद है, किस तरह यह शक्ति संतुलन में यूक्रेन पुनः फंसा है। तो यह आप लोगों को देखने की बात है और यूक्रेन पर बहुत चर्चा हो रही है। आप लोगों को देखने की बात है। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है क्रिप्टो की राह पर चलना संभल कर, यह आर्टिकल दिया गया है। तो किस प्रकार से क्रिप्टो करेंसी खतरनाक स्थिति उत्पन्न करता है, तो लोगों को सचेत करने के लिए एक आर्टिकल आया है जिससे संबंधित पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट को बताया गया। तो आप लोग जरूर इस आर्टिकल को पढ़िए। क्रिप्टो के संबंध में कुछ बातें आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा। वैसे प्ले लिस्ट पर आपको क्रिप्टो करेंसी से संबंधित वीडियो बनाया गया, तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। नेक्स्ट है यह पुरानी जो योजना है, PF की योजना, उसे लागू किया गहलोत सरकार ने। तो राजस्थान के सब PT से आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है। हाल में यह भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने पुरानी पेंशन योजना को लागू की है। तो यहाँ से प्रश्न PT में पूछा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, देखिए यूक्रेन के संबंध में क्या रूस पर रोक लग सकेगी आर्थिक शक्ति। तो इससे संबंध में कुछ आर्टिकल में कुछ पॉइंट कवर किए गए हैं। तो इसको जरूर देख लीजिएगा कि किस रूप से यह आप लोग के लिए उपयोगी है। तो हर चीज़ देखिए, पेपर में बहुत सी चीज़ें स्पष्ट की जाती है, वहाँ से भी आप लोग कवर की पॉइंट बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं हर बात को मैं दोबारा नोट डाउन कर के ही बोलूँ। जो चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट लिखी हुई है तो उसको आप लोग दोबारा में और आप क्यों करें उस पर विस्तृत चर्चा करूँ, इसलिए बहुत से पॉइंट यहाँ स्पष्ट बातें की गई है। तो इसको आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट है सैन्य भारत प्रतिबंधों का भारत पर सैन्य सहयोग पर असर नहीं होगा, रूस के द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो उनके मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया। तो ये बातें तो आप लोग ध्यान रखना चाहिए। जो राजदूत हैं उनके द्वारा रोमन जो बुसिकन है उनके द्वारा किया गया है। तो ये आप लोग को महत्वपूर्ण है कि हम लोग से रक्षा संबंध जो भारत और रूस के बीच किए गए हैं। तो कितना का हुआ रक्षा समझौता, देखिए 5100 करोड़ का रक्षा समझौता इस समय AK-307 असॉल्ट राइफल्स खरीदने के लिए किया गया है। 10 वर्षों में सैन्य सहयोगी बनी है भारत और रूस के बीच 2021 में। तो इससे संबंधित कुछ आंकड़े दिए गए, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, देखिए गुटेरेस जो है, जो अभी एंटोनियो गुटेरेस जो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, उनके द्वारा कुछ बात की गई है। ये बड़े सुरक्षा संकट का सामना कर रही है दुनिया, गुटेरेस के द्वारा किया गया जो रूस यूक्रेन मामला, उसके संबंध में एक मिक्स जो समझौता है, उनकी चर्चा की गई है, चर्चा में आ गया। तो PT में
या तो मेंस में आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। मिन्स समझौता क्या है और इस रूस और यूक्रेन के बीच इस समझौते की क्या स्थान रखता है या किस रूप से कार्य करता है। तो मिन्स्क समझौता क्या था, इससे संबंधित बातें की गई है, जिसमें यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में संघर्ष समाप्त करने के लिए यह किया गया था। 2014 में किया गया त्रिपक्षीय समूह संघर्ष था। इसमें यूक्रेन, रूसी संघ और यूरोपीय स्थित सुरक्षा सहयोग के संगठन शामिल थे और यह फ्रांस और जर्मनी इसमें कोऑर्डिनेट किया था, मध्यस्थता स्थापित किया था। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और यह 5 सितंबर 2014 से इस समझौते पर मोहर लगी। तो मिन्स्क समझौता क्या था, इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं पीटी में, तो आप लोग इसको कवर कर लेना है। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोग को यह दुबई में खुला म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह प्रश्न पीटी के ओरिएंट से महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भी दुबई में इस प्रकार के यूएई में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग को यहाँ से ध्यान रखने की बात है, तो अब प्रश्न पूछा जा सकता है। सौर ऊर्जा की बढ़ी चमक, इससे संबंधित आर्टिकल दिया गया। इनसेट 1A संचार उपग्रह नी, इससे संबंधित कुछ जो हाल में तकनीक डेवलप हुआ है, तो यह आप लोग को यह पेज बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पेज को आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आज बहुत सी चीज़ें यहाँ पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट दिया हुआ है, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। सारी चीज़ें आप लोग को दी हुई है, क्या है नहीं है, किस रूप से सोलर पीवी सिस्टम काम करता है और किस प्रकार से इनसेट 1A किस रूप संचार की नींव रखी थी, इससे संबंधित डाटा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए आज का जो आर्टिकल था इतना ही, इसको कवर किया गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए यह उपयोगी होगा और आने वाले जो भी पीटी, मेंस और इंटरव्यू है उसके लिए महत्वपूर्ण नोट्स के रूप में आप लोग के लिए सहयोग करेगा। तब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोग से यही उम्मीद करता हूँ। तब तक आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि और भी हम लोग बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने आ सके। और उम्मीद करता हूँ चैनल को लाइक और शेयर भी कीजिए, हमारा सहयोग बनाए रखें। तब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।